हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th का इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड ने कल ही परसों क्लास 10th का और 12th का जारी कर दिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो साइंस विषय है, क्या विषय है? साइंस। उस विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को हल करने जा रहे हैं। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का हल होगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होगा और बहुत ही ज़्यादा सुपर तरीके से होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे कि किस प्रकार से आप किसका आंसर लिख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 31 नंबर से हम हल बनाएंगे, ठीक है ना, 31 नंबर से लेकर के, जिसमें चलिए क्या क्या बताते हैं। देखिए इस खंड में कुल 8 प्रश्न है, ठीक है, 8 प्रश्न है कुल मिलाकर के, जिनमें 6 प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए 8 प्रश्न है लेकिन आपको 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। देखिए एक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेगा, तो 6 दूनी के 12 अंक मिलेगा अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही से बना लेते हैं तो, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो गया। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि पार्श्व दृश्य दर्पण मतलब कि पीछे देखने का दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाया जाता है। देखिए सबसे बड़ा मैटर यहीं पे छुपा हुआ है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम मेरे दोनों साइड, एक दाहिना साइड और एक बायां साइड, 2 दर्पण लगा होता है। उसी को बोलते हैं पार्श्व दृश्य दर्पण, यानी कि पीछे देखने वाला दर्पण। तो इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो बड़ा बड़ा पिक्चर को, बड़ा बड़ा इमेज को, बड़ा बड़ा जो बिंब रहता है, वस्तु रहता है यहाँ पर बड़ा बड़ा, उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ छोटा छोटा करके हम लोगों को दिखाता है। तो क्या उससे क्या होता है, हम बड़े बड़े गाड़ियों को छोटा छोटा देख पाते हैं और गाड़ी का पूरा प्रतिबिंब हमारा दर्पण में बन पाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर 32 नंबर में क्या है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखें। 2 चीज़ लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए ये है एक लेंस, ठीक है, और सवाल में पूछा है इसका एसआई मात्रक और साथ ही साथ इसका क्षमता किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये है एक लेंस, ठीक है। अब जब कोई भी प्रकाश की किरण इसमें पड़ेगा तो ये उस किरण को आपतित करेगा, ठीक है ना। आपतित 2 प्रकार से करेगा, एक तो अभिसारित करेगा और एक तो अपसारित करेगा, ठीक है ना। तो हम अभिसारित का बात करेंगे, ठीक है, यानी कि सामने में मोड़ने का क्षमता। साथ ही साथ अपसारित में भी ये नियम लागू होता है। तो देखिए ये है एक लेंस और ये है इसमें कोई प्रकाश का किरण। जब कोई प्रकाश का किरण किसी लेंस में पड़ता है तो ये जो लेंस है इस किरण को कितना ज़्यादा मोड़ पाता है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा मोड़ पाता है उसी क्षमता को बोलते हैं लेंस का क्षमता, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण गया और यहाँ जाके गिरा, यानी कि ये कम मोड़ पाया यहाँ पे, ठीक है ना। और कोई प्रकाश किरण इस तरह से गया और सामने में जाके मुड़ गया, इसका मतलब इसको ज़्यादा मोड़ पाया, तो इसी को बोलते हैं लेंस का क्षमता, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए ये जो लेंस है और ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और इस किरण को मोड़ने का जो क्षमता होता है ना, इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं लेंस का क्षमता, ठीक है ना। कह रहा आपतित किरण के मार्ग में उत्पन्न यह विचलन या मोड़ या विस्थापन उसी लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक है। और चलिए इसका एसआई मात्रक देखते हैं। अब यहीं पर बता देते हैं इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, डाईऑप्टर, ठीक है ना, ऑप्टर। और जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, किससे? डी से, बड़ा डी से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्या पूछा है। एक छात्र को अंतिम पंक्ति में एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैकबोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कोई छात्र है, कोई क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ है और उसको ब्लैकबोर्ड में जो चीज़ लिखा लिखा हुआ है उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो वो जो छात्र है किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चलिए यहाँ पर है इसका उत्तर। जिस छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैकबोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है उसे अदूरदर्शिता या निकट दृष्टि दोष है। उचित शक्ति के अवतल या उच्च विचलन लेंस के उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, यानी कि दूर किया जा सकता है। देखिए
यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो लिखा है कि जब कोई व्यक्ति या तो फिर कोई छात्र यहाँ पर बैठा हुआ है और इसको यहाँ पर देखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ये किस वस्तु को नहीं देख पा रहा है, दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। यहाँ अगर कोई वस्तु रहता तो इसको देख पाता, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, साफ साफ नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये दूर को नहीं देख पा रहा है और निकट को देख रहा है। आपको याद रखना है कि जिस दृष्टि दोष होगा उसको साफ-साफ देख पाएगा। यानी कि जब ये निकट की वस्तुओं को देख रहा है, इसका मतलब इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है ना? और जब भी किसी को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको हम लोग अवतल लेंस से ठीक कर सकते हैं। अवतल लेंस का चश्मा से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्या है, दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ जो फोटो दिया हुआ है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पर अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं, ये है AgCl यानी कि Ag है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड है और इसको सनलाइट यानी कि धूप दिया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है। तो ये जो Ag है क्या है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें हम लोग हीट देते हैं, ठीक है ना, जब इसमें हीट दिया जा रहा है तो ये Ag इसका जो सिल्वर है अलग हो जा रहा है और इसका क्लोरीन अलग हो जा रहा है, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन। और इसका जो ये है समीकरण वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 35 में दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो, ठीक है ना। दो तत्व ऐसा बताना है जिसका बाहरी कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो आपका हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इसका अंतिम कक्षा भरा हुआ था क्योंकि इसका परमाणु संख्या 10 होता है, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा आपका ऑर्गन, ठीक है ना, आर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका संकेत AR होता है, ये 18 नंबर में आता है। तो दोनों का अंतिम कक्ष पूर्ण है, ठीक है। ये हो गया आपका 35। चलिए अब 36 नंबर में जाते हैं, ठीक है। देखिए 36 नंबर में क्या पूछा है, समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है ना। समजातीय श्रेणी ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए उत्तर में क्या कह रहा है, समजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। देखिए समजातीय श्रेणी ऐसे श्रेणी को कहते हैं जिसमें समान श्रेणी लगा हो, ठीक है, वो समान जाति का है, ठीक है, उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्रचाल पैरामीटर होता है। देखिए उदाहरण के लिए क्या लिखा है, एल्केन, ठीक है ना, यहाँ एल्केन होना चाहिए, ठीक है ना, अल्केन नहीं एल्केन होना चाहिए। तो देखिए एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है ना, CnH2n+2, ये होता है एल्केन, ठीक है ना। और ये जो एल्केन है ये एक समजातीय श्रेणी है जिसमें क्या क्या आ सकता है, जिसमें देखिए मीथेन आएगा, इथेन आएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सटेन, हेप्टेन, नॉनमेन, ऑक्टेन, डिकेन सब आएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी। आप यहाँ पर सूत्र देख भी सकते हैं। चलिए ये तो आप समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब है 37 नंबर। क्या है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम समझा लेते हैं आपको। देखिए विखंडन का मतलब होता है बंटना और बहुखंडन मतलब होता है बहुत सारे भागों में बंटना। तो विखंडन के जगह में यहाँ पर आपकी किताब में द्विखंडन है, क्या है, तो द्विखंडन है। हमको लगता है यहाँ पर द्विखंडन पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आपको विखंडन और द्विखंडन दोनों वाला समझाएंगे। फिलहाल आप जो किताब में उसको समझिए, द्विखंडन, ठीक है ना। देखिए खंडन का मतलब होता है खंडन, ठीक है ना। खंडन का मतलब होता है टुकड़ों में विभाजित होना, ठीक है ना। जैसे एक ठो अमीबा है, ठीक है ना, एक ठो अमीबा है, वो बार बार विभाजित होते 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 बहुत सारे भागों में बंट जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं खंडन, यानी कि बंटना बहुत सारा भागों में, ठीक है, उसको बोलते हैं खंडन। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ पूछा है, एक द्वि, इसको हम द्वि मानते हैं, द्विखंडन, ठीक है ना, और इसको बहुखंडन मानते हैं, ठीक है। तो द्विखंडन किसको बोलते हैं, जब कोई जीव स्वयं को बराबर भागों में, कितना, जब कोई जीव स्वयं को दो बराबर भागों में बांट लेता है उसको द्विखंडन बोलते हैं। और जब कोई जीव अपने आप को दो से अधिक, दो नहीं दो से अधिक, ठीक है ना, दो से अधिक भागों में बांट लेता है उसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं। चलिए इस सबको अब लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण, विभाजन में एकल कोशिका बेटी कोशिकाओं में विभाजित होती है। बेटी सॉरी यहाँ पर एक होगा, ठीक है ना, एक नहीं दो होगा, दो होगा, यहाँ पर दो लिखा है, क्या लिखेगा, दो, यहाँ पर बेटी मिसप्रिंट है। विभाजन में एकल कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, जबकि
बहुखंडन में एकल कोशिका कई कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए संख्या में गुना होती है, यानी कि वही विभाजित होती है। ठीक है, चलिए इतना के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 38 नंबर, क्या पूछा 38 नंबर में? पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है? ठीक है ना, देखिए पर्यावरण को हम लोग बचाना चाहते हैं, उसके लिए 5 प्रकार का आर होता है। इस 5 प्रकार का आर का क्या मतलब है? ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो आर है उसको बोलते हैं रिफ्यूज, इसका हिंदी होता है इनकार करना। ठीक है ना, दूसरा है रिड्यूस, इसका मतलब होता है कम उपयोग करना। तीसरा है रीयूज, जिसका मतलब होता है पुनः उपयोग करना। और चौथा है रिपर्पज, जिसका मतलब होता है पुनः प्रयोजन। ठीक है ना, और पांचवा है रिसाइकल, जिसका मतलब होता है पुनः चक्रण। इस प्रकार से हम 8 प्रश्नों का उत्तर आपको समझा दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।